બધા ફિંગરપ્રિન્ટ નોખી દો અંદર બહાર आओ। नमस्कार सारे भाइयों बहनों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट में शायद से मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात कर रहा था। ऑटो फोकस लॉक कर दें। दबा के नहीं रखना, ये अलग है। इसमें एक बार दबा के लॉक का बटन है, उसको क्लिक करना है। डबल क्लिक कर बॉक्स आएगा, फिर लॉक ड्रॉ किया होगा, लॉक के बटन पे क्लिक कर। हो गया? ठीक से नहीं आ रहा कोई। હવે આવડી ગયું બસ, આનો કોઈ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अच्छा, तो लास्ट में हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात कर रहे थे। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा था। उसके बाद मैंने एक थियरी चालू किया था, वर्नर्स। वर्नर ने क्या था, हजारों करोड़ों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे उसने काम किया था वर्नर ने। और उसके बाद उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बचाव किया था, ऐसा बोल सकते हैं। क्या किया था उसका? उसके बाद दो मजे लेने की चीजें होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। बोल दिया कि भाई ऐसा होता है, इसीलिए तो ये लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए सक्षम होते हैं। बाकी हर कोई थोड़ी बना सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिगरा चाहिए, है कि नहीं? हिम्मत चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, दो वैलेंसी संभालने के लिए। फिर थोड़ा बहुत उसने समझाया, डिफरेंस समझाया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का। डिफरेंस ये था, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीडेशन नंबर जितनी होती है। जरूरी नहीं ऑक्सीडेशन नंबर जितनी होती है। जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर। समझते हो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर? इसके ऊपर का जो चार्ज है उसको भी हम प्राइमरी वैलेंसी बोल सकते हैं। इसके ऊपर जो भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है। मान लो नेगेटिव चार है तो भी चार ही बोलना है, पॉजिटिव का चार है तो भी। वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव साइन होती है, बाकी वैलेंसी को पॉजिटिव माना जाता है, कोई नेगेटिव नहीं मानते उसको। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? तो -3, गलत, 3। समझ गए? ओके। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट है और उसका जो ब्रैकेट के ऊपर का जो चार्ज है उसको भी क्या बोल सकते हो? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी दो है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर को ही प्राइमरी वैलेंसी बोलना है। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, उसको भी क्या बोल सकते हो? प्राइमरी वैलेंसी। तो लिखोगे नहीं आप लोग? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कुछ डिफरेंस बताया? मैंने ये बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के जितनी होती है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर के जितनी तो होती है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर से पता नहीं कर पा रहे हो तो आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर जितनी भी उसको मान सकते हो। ये रूल नंबर 2 है। ये क्या है? रूल 1 होता है, रूल 2 होता है। तो समझ में आया? जब 1 काम नहीं करेगा तभी 2 काम करेगा। चलो, प्राइमरी वैलेंसी सैटिस्फाई करने के लिए किसका यूज करेंगे? नेगेटिव। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है ना? सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइज होती है। किसके जितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के जितनी। सैटिस्फाई करने के लिए न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड का यूज होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे रहेगी? डायरेक्शनल रहेगी। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमने की थी वर्नर्स थियरी में। अब हम ये सीखेंगे वर्नर थियरी अगर हमसे पूछ रहा है एग्जाम में तो लिखना कैसे है। और मोस्ट आईएमपी थियरी है वर्नर्स थियरी, जो एग्जाम में आ सकता है। टेस्ट आपका नेक्स्ट संडे को रहेगा। टेस्ट आपका नेक्स्ट संडे को रहेगा। उसके अंदर चैप्टर कौन से आएंगे बता देता हूँ।
चैप्टर नंबर 2, 3, 9 और 10 इतने चैप्टर आएंगे। 45 MCQ होंगे और 20 मार्क्स का थियोरी होगा और नेक्स्ट संडे को रहेगा। और जरूरी नहीं नेक्स्ट संडे को, अगर उससे पहले वैकेशन आ रहा होगा तो कभी भी ले लिया जाएगा इस संडे से पहले। समझ गए कि नहीं? वैकेशन के 2 दिन पहले टेस्ट रहेगा, जरूरी नहीं है कि संडे को रहेगा। मान लो कि आपको वैकेशन देना है, उसके 2 दिन पहले टेस्ट रहेगा और एक ही दिन में कैसे भी करके चेक करके वापस ला दिया जाएगा टेस्ट को, कुछ भी करके। फिर वैसे तो मेरा टेस्ट चेकिंग थोड़ा लंबा चलता है तो पता है, लेकिन इस एक टेस्ट के लिए मैं पूरी एफर्ट लगा सकता हूँ इसको एक दिन में चेक करने की। समझ गए? मैं चाहता हूँ कि आप बिना प्रसाद लिए ही जाए घर। समझे? पूजन किया है हमने सुंदरकांड, लेकिन प्रसाद वितरण बाकी है। तो हम नहीं चाहते कि आप सुंदरकांड का प्रसाद उस दिन लेके जाओ जिस दिन आपको जाना है। बराबर? वैसे भी दीपावली को भारी माना गया है बहुत शास्त्रों में। दीपावली आवे એટલે કોઈને को भार હોય, वो ध्यान रखना कि आपके ऊपर कुछ भार ना आए। तो अच्छे से वीडियो को देखना है, प्रिपेयर करना है और जितना भी लेक्चर होगा वो सब और कैसे भी करके आपको जो वीडियो लेक्चर है वो जितने मैंने करवाए वो कंप्लीट कर देने पड़ेंगे टेस्ट से पहले। फिजिकली मैं जितना करवाऊँ उतना वीडियो लेक्चर सबके सब कंप्लीट करने पड़ेंगे। दिन के 2 देखो, दिन के 4 देखो, 8 देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जितने ऑलरेडी चैप्टर 10 के वीडियो लेक्चर पढ़े करने पड़ेंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोलता जिन लोगों ने आगे देखा हुआ है कि वो ऊपर जाके बैठ के वीडियो लेक्चर देखें। मैं उनसे तो इतना ही कहूँगा, अगर आपको याद है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है, नोट्स देख के रिवाइज करके सीखिए। कोई ज़रूरत नहीं ऊपर जाके फिर से वही कहानियाँ सुनने की। क्लियर? हाँ, वो लोग अगर डे स्कॉलर है वो 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं वीडियो। अगर उनको लग रहा है कुछ याद नहीं तो 2x स्पीड करके देखो, साथ में नोट्स रखो। 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे में खत्म, पता चल जाएगा। ऑलरेडी एक बार पढ़े हुए हो, नोट्स बनाई हुई है, आना चाहिए यार। और फिर भी नहीं आ रहा यार तो फिर आर्ट्स में एडमिशन ले लो अच्छे से। समझ गए? देखा हुआ है, नोट्स बनाई हुई है, 2x स्पीड से देख रहे हो, नोट्स में चेक कर रहे हो, फिर भी दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा तो आर्ट्स एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और उसमें BA ही करना है, फिर IAS के लिए नहीं भागना है। समझ गए? ये क्लियर है? और वर्नर थ्योरी कैसे लिखेंगे अगर थ्योरी के लिए पूछता है तो ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। बाकी मैथमेटिक्स पेपर जो लिखते हैं वो अलाउड नहीं है मेरे अंदर। मैं तो पेपर जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, है ना? ये आपका सप्लीमेंट्री का पेज है, ये क्या है सप्लीमेंट्री का पेज। बोर्ड वाली सप्लीमेंट्री के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, मिल नहीं रही है। 1-2 दिन और ट्राई करता हूँ। 1-2 फैक्ट्रीज पे बात की है, अगर मिल रही थी तो बिल्कुल बोर्ड के जैसी एक है वो, मतलब खरीद दो ही नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा उसके अंदर। वो मैंने ऑर्डर करवा रहा हूँ। अच्छा है? नहीं, फैक्ट्री से बोला तो है, जो विद्या मंदिर वाले बनाते हैं किरण पेपर करके, पालनपुर में है, उसके पास से बनाते हैं। विद्या मंदिर ऐसी पुरवणी बनाता है एकदम, जो सप्लीमेंट्री है बोर्ड के जैसे बिल्कुल। लेकिन वो बोल रहे हैं कम से कम 10,000 सप्लीमेंट्री का ऑर्डर तो मैं करूँगा। 10,000 सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री 10 रुपये की पड़ती है, मतलब 1 लाख रुपये का ऑर्डर तो करे हुआ ऐसा होता है। तो इतना है नहीं अपना ऑर्डर तो, समझे कि नहीं? और फिर मैं बर्डन भी डालता, मैं भी इस साल थोड़ा क्राइसिस में हूँ। बाकी मैं तो कैसे अब कर देता, फिर रखता घर पे। हाँ तो क्या है, धक्का मार के रखता है, जरूर पड़ के देता, बाकी पड़ी गई ना। डबल रोड ढाबा कुछ इतनी कोई वो तकलीफ नहीं है अभी। आएगी तो कर दूंगा, कोरोना देखिए इतनी तकलीफ है नहीं जीवन में। आएगी तो वोट कर देंगे। अच्छा, तो ध्यान रखना है वर्नर हाइपोथेसिस क्या है। तो आपको ये मतलब जो भी इंग्लिश में लिखना होता है वो लिख देना है कि भाई वर्नर हैज डिस्कवर्ड इन 1896 होगा, 1886 वगैरह, या फिर 1996 होगा, जो भी है। एंड ही स्टडीज अबाउट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फिर वो नाम लिखना है हेक्सामाइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट, और उसके अलग अलग बॉक्स बना के लिखना है, बराबर। फिर वो समझ गए ना, COCl 3 6 NH3 के अंदर NH3 6
वाई बी हाँ मैं वाई बी था, वो आपने चेंज करवा के वाई बी जी बी कर दिया। ओके, फिर वो वाई बी जी बी वाला टेबल बनाना, क्या करना है, कहाँ से उठाना है, तो खाली ये वर्नर हाइपोथेसिस इज डिस्कवर्ड या फिर जो भी है, आप जो भी बोलते हो उसको इंग्लिश में, गवर्नर बाय ऐसा कुछ होता है, गवर्नर या गवर्न बाय ऐसा कुछ होता है। हाँ जो भी वो है कि दिस हाइपोथेसिस इज गवर्न बाय वर्नर्स, Alfred Werners, and he studied more and more thousands of the complex, and फेवरेट कॉम्प्लेक्स जो था वर्नर का वो ये था, उसकी कलर्स वगैरह। मैं कर दूंगा प्रैक्टिस, हो रहा है धीरे धीरे, देखो गवर्न तो आ गया, अच्छा समझ गए। फिर वो LS3 करके वो लिख देना YPGV। फिर ये बोलना है कि लोगों ने मतलब पीपल्स का उसके ऊपर अटैक था कि वर्नर आप ये बोल रहे हो COCl3 है ना, ये COCl3 जो है वो NH3 के साथ जुड़ के ये कंपाउंड बनाता है, तो पीपल कहते थे कि भाई ये तो सैचुरेटेड है, कैसा है, इसको ये नहीं करना चाहिए। तो भी वर्नर ने उसके आंसर में ये बोला कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके पास दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये लोग ऐसा कर सकते हैं, मुझे हक है कि मैं तुम्हें छूं, है ना, तो ये ऐसा कर सकते हैं। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ऐसी पावर होती है कि वो सेकेंडरी वैलेंसी भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसा लिख दिया। उसके बाद सीधा चालू करना है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को मैं लिखवा दिया है, उसी चीज़ को टेक्निकल लैंग्वेज में लिखनी है, वही लिखा है, वही लिखा है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी इज नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और चार्ज ऑन मॉड्यूलेशन स्पेयर। प्राइमरी वैलेंसी is satisfied by negative ion, secondary valency is satisfied by negative species or ligands. Yes. इसमें इसमें पॉइंट है पोस्टुलेट कर दीजिए, वर्नर्स पोस्टुलेट्स ऐसे लिखे तो नहीं, हाँ ऐसे ही लिखना है, इसके तो लिखते हैं। इसमें वर्नर पोस्टुलेट हाँ मतलब लिखा हुआ ही है, प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस ही है, बाकी चलेगा, मैंने लिखवाया वैसे। देखो आपको बुक का कब तक कॉपी करना है, YPGP तक, YPGV तब तक कॉपी किसकी करनी है, बुक की। उसके बाद भी सेकेंडरी प्राइमरी बुक की, उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी को अलग अपने स्टाइल से करेंगे सब। और बुक से किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सब सही चाहिए, हार्वर्ड नहीं चाहिए। वी कैन कलेक्ट, वी कैन डू, टू कुछ नहीं चाहिए अंदर, समझ गए। अंदर किसी के तो पेपर में लिखा होगा, एक तो पेपर में कि मारवाड़ी इज नॉट अलाउड, ऐसा लिखा है किसके पेपर में, मैंने कब पे लगाया वो ये मैं बस हर बार वी कैन कलेक्ट क्या लगा ऐसे लिखो, टू प्रेडिक्ट वो अच्छा लगता है थोड़ा, हाँ जैसे एकदम देसी लगेगा पेपर, वी कैन कलेक्ट में सर लग रहा है जैसे ग्रामर का पेपर चेक कर रहा हूँ मैं। बस હવે આટલા ફાટોમાં ઉડક બેઠક નહીં કરેંगे, કીધું ને કરાઈ મૂકે, चिंता ना करो। कहाँ से वो चेक करनी बाकी 2 दिन पूरा वही काल शू करता था समझ्या। મારું સૌથી મહત્વનું કામ है क्लास લેવું, मैं रजा पाड़तो ने मतलब काम खूब खतरनाक હશે। क्या था जॉइनिंग करવું है तुम्हारे, क्या था खत्म तो हुआ वर्नर का। अब एक डिफरेंट मैंने समझा दिया था, बाइनरी सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच का एक डिफरेंस समझाया था। क्या डिफरेंस समझाया था बाइनरी और कॉम्प्लेक्स के बीच? सर कोई भी दो सॉल्ट है वो जब मिलेंगे तब मतलब कि बाइनरी बनेगा या फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो आयोनाइजेबल होगा वो होगा ये कॉम्प्लेक्स, और जो नॉन आयोनाइजेबल होगा वो होगा बाइनरी। जो चेंज कर रहा होगा वो बाइनरी, और जो नहीं कर रहा होगा वो कॉम्प्लेक्स। थैंक यू बचपन
बाइनरी और कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होती है, प्रॉपर्टी सेम रहती है, प्रॉपर्टी मेंटेन होती है, बराबर। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या रहेगी, मेंटेन। अब ऐसा वर्ड नहीं होगा इंग्लिश में, अच्छा होगा इससे थोड़ा, है तो यही बोलूँगा, मेंटेन रहेगी प्रॉपर्टी, बराबर। और यहाँ पे क्या होगी, प्रॉपर्टी चेंज होगी। दूसरा ये है कि बाइनरी जो होता है वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज होता है। कैसा होता है, सुनना ध्यान से वर्ड्स मेरे, एक एक वर्ड्स। बाइनरी जो होता है वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज होता है। कैसा, और ये होता है आयोनाइज, लेकिन ओनली प्राइमरी वैलेंसी वाला पोर्शन, सेकेंडरी वाला नहीं। आप पार्शली ऑर्गेनाइज बोल सकते हो। बाइनरी का एक एग्जांपल देंगे, K2SO4 into A into SO4 thrice into 24H2O। कहीं पहले भी ये चीज हमने देखी है फॉर्मूला में। अब यहाँ से ये समझना है, कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब है इसका हर एक पोर्शन आयोनाइज कर सकता है। मतलब हम यहाँ से इसको आयोनाइज करके ये बना सकते हैं K प्लस SO माइनस 2। यहाँ से इसको आयोनाइज करके 2A3 प्लस 3SO4 माइनस 2। समझ रहे, करते नहीं है पब्लिक, इसको आयोनाइज करना है तो कर सकते हो। 24H प्लस और 24OH माइनस, H प्लस OH माइनस से आयोनाइज होगा, 2H प्लस O माइनस 2 आयोनाइज नहीं करेगा। ध्यान रखें, अगर इसको आयोनाइज करना है तो ऐसे होगा 24H प्लस और 24OH माइनस। लेकिन इसको करना नहीं होता है आयोनाइज, मैं तो मना ही करता हूँ, मत करो, अच्छा है। इतना आयोनाइज करो, 3 2 5 और 6 और 1 6 और 2, ये कितने, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। कितना है बने, 8। तो यहाँ पे इसको कंप्लीटली आयोनाइज कर सकते हो। K और SO4 आयोनाइज हो गया, AlSO4 भी आयोनाइज हो गया। वाटर को आयोनाइज नहीं करना चाहिए, वो भी क्या बच्चा है बेचारा, है ना। तो बाइनरी सॉल्ट को कंप्लीटली आयोनाइज कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बाइनरी सॉल्ट आयोनाइज हो रहा है ऐसा, हम पता कैसे करते हैं कि आयोनाइज हो रहा है ऐसा, अंदर देखेंगे तो वो K प्लस ऐसे घूमता होगा, आज करेगा वे जयेश भाई यार हो K प्लस, ऐसे पता चलता है क्या। ऐसे वो माइनस 2 जब ऐसे घूमता है तो सीटी मारता रहता है, तो पता चलेगा कि सीटी बज रही है, इसका मतलब ऐसा वो माइनस 2 घूम रहा है। ऐसा होता है क्या, हमें चेक करना पड़ता है कि आयोनाइज हुआ कि नहीं। तो हम कैसे चेक करते, ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पिक्रिक एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मूले में मत जाना अभी, है ना, अरे देख लो ऐसे, अगर है हिम्मत तुम्हारा ऐसा रट्टा ना हो तो कुछ नहीं। ऐसा होता है पिक्रिक एसिड। वैसे देखा गया इतना कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, फिनॉल है और 2,4,6 पे नाइट्रो ग्रुप लगे, इसको क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, है ना, यही होता है पिक्रिक एसिड। जैसे ही पिक्रिक एसिड डालो और येलो कलर दिखाई दे, पिक्रिक एसिड डालने पे क्या दिखाई दे, येलो कलर के पीपीटी, इसका मतलब K प्लस प्रेजेंट है। इसका मतलब बिना K प्लस कभी पिक्रिक एसिड के साथ येलो पीपीटी मिलते ही नहीं है। बिना K प्लस हटाओ क्या है, अगर कहीं पे भी K प्लस है, मान लो आपको पूछे कि ये जो गटर की लाइन जा रही है, ये गटर दिख रहा है ना, हाँ जी, हाँ, ये गटर के अंदर K प्लस है कि नहीं, अगर चेक करना है तो सिंपल है कि हम जाके अंदर पिक्रिक एसिड डाल दें और येलो कलर के पीपीटी मिले तो इसका मतलब इस पानी के अंदर K प्लस है। नहीं मिले इसका मतलब नहीं है। चलो मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे, होते ही है पोटेशियम सोडियम सब पानी में, ताकि हम क्या हवा में ऐसे खींचते हैं K प्लस Na प्लस ऐसा थोड़ी किसी भी पानी में होते ही आए हैं, तो अनप्योर में ज़्यादा होते हैं, प्योर में कम होते हैं। समझिए, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। तो कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट आयोनाइज नहीं करते। मान लो K4 FeCN6, तो ये दिन नहीं कहूँगा कि आयोनाइज नहीं होगा, ये होगा आयोनाइज। मतलब यहाँ से आप इसको आयोनाइज कर सकते हो, K4 और FeCN6
-4। फिर आप यहाँ से आए हो नहीं कर सकते। तो ये है कॉम्प्लेक्स। इतना फर्क है, बाइनरी का एक एक स्क्रू ढीला हो सकता है, बाइनरी का कॉम्प्लेक्स में एक ही स्क्रू ढीला होता है जो प्राइमरी से होता है, बाकी सेकेंडरी वाला ढीला नहीं कर। ये तो मैंने K+ का बताया। अब आप पूछोगे सर SO4 -2 है कैसे पता चलेगा? तो इसका एक सिंपल टेक्निक है, आपको क्या करना है, BaCl2 डालना है। क्या डालना है? बेरियम क्लोराइड है ना, BaCl2 बेरियम क्लोराइड डालना है। इसके बारे में बताया होगा मैंने कभी। BaCl2 डालोगे क्या होगा, व्हाइट PPT मिलेगी। कैसा PPT? अगर BaCl2 डालने पे व्हाइट PPT मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं SO4 -2 प्रोड्यूस हुआ था, बाकी मिले ही नहीं। क्योंकि BaCl2 डालोगे BaSO4 बन जाएगा, और जैसे BaSO4 बनेगा व्हाइट PPT देगा वो, सिल्वर के जैसे। क्लियर? और मैंने समझाया था BaSO4 क्या काम आता है, एक्सरे में काम आता है इंटेस्टाइन का। मतलब जो भी अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो डॉक्टर लोग BaSO4 का सोल्यूशन मिला के बाद में एक्सरे करते हैं। कुछ नहीं, हम सब थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो पढ़ाते हैं। मैथ्स वाले बच्चे उस टाइम ध्यान से समझ रहे थे, बोलो है वाले तो अपने आप को डॉक्टर भी समझ के बैठे। हमें तो लग ही नहीं रहा है कि 12th में नीट देने के बाद जाना है, वो तो अभी से बस स्टूडेंट बने घूम रहे हैं उसके, है ना? एसिड पिक्रिक एसिड है ना, दिया हुआ है सब कुछ बुक में, अंदर पढ़ भी लिया करो। बुक में ऐसे नजर मारोगे सब मिलेगा। हाँ पर नजर मारनी पड़ती है, बाकी सामने से बुक थोड़ी आएगी आप जहाँ बैठे वहाँ। BaCl2 डालेंगे, व्हाइट PPT जाएंगे। दूसरा ये है कि Al3+ है, ये प्रोड्यूस हुआ कि नहीं चेक कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर NaOH डालना है। क्या डालना है? NaOH। ये सब टेस्ट है, मतलब एल्यूमिनियम कैसे पता लगा है एल्यूमिनियम है कि नहीं, समझिए कि नहीं। मैं आपको कुछ भी दे दूँ, मैं आपको ये चौक दे दूँ और ये बोलूँ कि इसके अंदर एल्यूमिनियम+3 है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको NaOH में डाल देंगे। अगर बिल्कुल ऑयली सा हो जाए, कैसा हो जाए, समझ लेना है कहीं ना कहीं इसके अंदर A+ था, Al3+ था। NaOH डालने से ब्राउन ऑयली सॉल्यूशन हो जाए। कैसा? ब्राउन ऑयली हो जाए पूरा सॉल्यूशन। जैसे कफ निकलता है ना, जैसे एकदम चिकास वाला, ऐसा हो जाए तो समझ लेना Al+3 था। हाँ तो डॉक्टर कैसे बनोगे, खाली कफ ऐसे हाथ में लेके ऐसे किया, उसमें इतना मुंह बिगाड़ रहे हो। आना पड़ता है MBBS बनने के बाद, समझ गए? ओरिजिनल तो है नहीं, खाली ऐसा इशारा ही कर रहा था। कॉलेज में जाओगे ओरिजिनल हाथ में आएगा सब। कभी कभी तो पेशेंट ऐसे आएंगे, इतना जोर से हाथी करेंगे, सीधा होठ पे गिरेगा, आपको वेरी मच समझ गए? जो डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं वो तो स्वच्छता मिशन में से बाहर ही निकल जाएगा। समझ? मिशन स्वच्छता तो छोड़ ही दो आप लोग, वो खाली बाहर से ही स्वच्छ लगता है सब, बाकी हाँ बाहर से बस दिख रहा है सब, अंदर सब कचरा ही है। जैसे ये मतलब गाड़ियाँ है बाहर से कितनी सुंदर दिखती है, बॉनेट खोल के देखो अंदर क्या होता है। ये गाड़ी के ऊपर से बॉनेट से ऊपर का हटा के फिर ऐसे पूरी गाड़ी लेके जाओ तो मैं बोलूँ फॉर्च्यूनर ही लेके घूमो, कैसी लगेगी? बस है ना, वही है अपना। कितने भी सुंदर क्यों ना हो कन्या, अंदर कचरा ही होता है। बाहर से डिजाइन अच्छा बनाया बनाने वाले, क्या बोला राजवीर, सही है कि नहीं? बच्चा पढ़ रहा है ना, मतलब ध्यान नहीं है अब इसका डायलॉग बाजी में। देखा आप कोई डायलॉग आ रहे इसके नहीं आ रहे, ऐसे ही रहना है वरना फिर वो याद है ना अपना। हो गया ना, मैं जियान के इधर से खत्म हुआ।
आपकी साइड हाँ क्लियर। हो गई ये समझ में आया। NaOH है तो ब्राउन आयोडीन बनाएगा, SO2 -2 है तो वाइट PCB बनाएगा BaCl2 के साथ, और पिक्रिक एसिड के साथ K+ येलो PPT देता है। ये सब इसकी फर्क है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर पिक्रिक एसिड डालूंगा तो येलो PPT मिलेगी कि नहीं? मिलेगा, क्योंकि K+ तो फॉर्मेट कर रहा है। और मान लो मैं बोलूँ कि Fe का कोई टेस्ट है तो वो टेस्ट मुझे मिलेगा। चलो मैं ये बोलूँ कि मैं X कंपाउंड डालूँ और रेड कलर मिले तो Fe, तो अब X कंपाउंड डालने में रेड कलर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें Fe नहीं है, Fe है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं, उसकी N के साथ जुड़ा है। तो जब तक वो आयन नहीं बनाएगा तब तक वो अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो यही फर्क होता है कॉम्प्लेक्स और बाइनरी के बीच। बाइनरी का हर एक स्क्रू ढीला होता है और कॉम्प्लेक्स का जो प्राइमरी से वैलेंसी से अटैच है वही ढीला है, बाकी नहीं है। MCQ लेवल की बात थी, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं था। और यहाँ से MCQ आ सकते हैं। K+ प्रेजेंट है, कैसे पहचानेंगे? NaOH से किसको पहचानते हैं? आप ये मत सोचो कि आप जो सोच के बैठे हैं वही मैं पूछ रहा हूँ। आप ये सोच रहे थे कि सर ये पूछेंगे SO4 -2 को कैसे पहचाने, हम बोलते BaCl2 से। मैं ये पूछा NaOH से किससे पहचानेंगे? तो आपको हर तरह से याद रहना चाहिए। बाकी क्या प्रिपरेशन तो आपकी यही थी कि पहले के बाद दूसरा ही पूछना है। इतने टेस्ट दिए हैं, इतने समय से साथ है, फिर भी नहीं पहचान पाए। भाग्य है हमारा। कहाँ हो गया ना, वनर भी हो गया और लिगेंड भी हो गई और टाइप भी हो गई और ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया। ओके, अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, इजी टॉपिक है ये। Classification of coordination compound. क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर ध्यान से समझे तो 3-4 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। हर के को बेसिस तो लिखा है ना, लिगेंड के बेसिस। कोऑर्डिनेशन का पहला क्लासिफिकेशन लिगेंड के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन है सेंट्रल एटम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सेंट्रल एटम। आप ऐसे मत लिखना, मुझे 5 साल बाद पूछोगे मैं बता दूंगा सेंट्रल एटम लिखा है। मैं आपको 5 दिन बाद पूछा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करके आओगे। समझे? हाँ, तो अपने औकात में रह के लिखना। चलो, ये मतलब सेंट्रल एटम के बेसिस पे। ओके, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। किसके? हाइब्रिडाइजेशन। सुंदरकांड कैसा था कल? मजे एकदम आनंद आ गया। नाचना गाना वाला सब था, खाली बैठ के सुनना। वो बुक्स लेके आए थे, बुक्स सब दे के पढ़ना। मेरे को ना बोले सुंदरकांड था तो हमने बहुत याद किया। अरे याद नहीं है, मेरे फ्रेंड है और पूरे गुजरात में अवार्ड मिला हुआ है उनको सुंदरकांड का, नेशनल अवार्ड विजेता है। वो ऐसे ही आ जाते खाली, कमलेश भाई सोनी करके। और मैं उनके घर ही था रात को, वहीं बैठे बैठे बात ही कर रहा था। खाली बोला उनको, मैं आ जाता गाड़ी में उनको लेके। नेशनल अवार्ड विनर है वो सुंदरकांड में, और सबसे पहले सुंदरकांड चालू ही उन्होंने करवाया हिंदी गुजराती में। चैनल पे भी आ गया तो बात। वो नचाते भी देते हैं सुंदरकांड में। मेरे को क्या पता, अचानक से बोला ना मुझे, क्या एक पैसे भी नहीं रहते, फ्री में आते। हमें भी नहीं पता था।
अरे कोई नहीं, चलो, मजा आ जाती है वो सब वाला। ये भी अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है। और वो राजस्थान के ही है वो भी। कलाकार ज़्यादातर राजस्थान के ही होते हैं जो मुझे पसंद होते हैं वो। मैं खुद राजस्थानी। तो ये ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन। और ये चार्ट सैंडल आइटम के वजह से और ये अरे हमारी तो उम्र हो गई है ना। मॉर्फोलॉजी की बेस पे राजनीतिक से बिगड़ रहे हो किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, लिगेंड के बेसिस पे, सेंट्रल एटम के बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। और एक होते हैं कोऑर्डिनेशन, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, चलो इतने होते हैं क्लासिफिकेशन किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिगेंड के बेस पे देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक होते हैं होमोलैप्टिक। क्या होते हैं? होमोलैप्टिक। ये आगे आपको लिख देना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना? उसके पैसे मिलेंगे लिखने के, समझ गए? फिर लिखना है हेटेरोलैप्टिक। क्या लिखना है? हेटेरोलैप्टिक। फिर क्या लिखना है? क्या लिखना है? ओके, अब नहीं मिलेंगे। मैंने बोला था लिखने के पैसे मिलेंगे, आपने बोल दिया। चलो ओके, डील यहाँ पे खत्म। और एक होते हैं किलेट। क्या होते हैं? किलेट। क्लियर? और फिर क्या लिखना है यहाँ पे? वेरी गुड, अब मिल सकते हैं, लेकिन डील कैंसिल हो गई इसीलिए बात खत्म। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओके, लिगेंड के अंदर अलग अलग टाइप के, लिगेंड के बेसिस पे देखा जाए तो 3 टाइप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। एक है होमोलैप्टिक, दूसरा है हेटेरोलैप्टिक। क्या है? हेटेरोलैप्टिक। ये ऐसा करो, इसका मतलब ऊपर से नीचे रहता है, हेटेरोलैप्टिक। और फिर एक किलेट। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कहीं पे भी ऐसा नहीं है, मतलब ऊपर से कुछ खींचना नहीं है। और आपको मेरी कॉपी नहीं करनी, लिखना है, समझ गए? औकात में रह के लिखना है। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मोटिवेशन फिर से बता रहा हूँ, जो भी लिखो अपने औकात में रह के, समझ गए? ओके, अब देखेंगे सैंडल एटम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एक होते हैं यूनिसेंटर्ड। क्या होते हैं? यूनिसेंटर्ड। और बाकी होते हैं पॉलीसेंटर्ड। कैसे होते हैं? यूनिसेंटर्ड और पॉलीसेंटर्ड। पॉलीसेंटर्ड में देखेंगे तो अलग अलग होंगे, बाय, ट्राई, टेट्रा, ऐसे बाय, ट्राई, टेट्रा वगैरह, समझिए? तो सेंट्रल एटम के हिसाब से कितने टाइप है? दो है, यूनिसेंटर्ड एंड पॉलीसेंटर्ड। ओके, कोई नहीं। चलो अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। क्या देखते हैं? है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं इंट्रा ऑर्बिटल और दूसरे होते हैं आउटर ऑर्बिटल, है ना? इंटर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। इंट्रा ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, इंट्रा ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सीसी का मतलब क्या होता है? हाँ, जो भी है, इंट्रा ऑर्बिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, और इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ गए? एमसीक्यू के हिसाब से डिजाइन है पूरा थियरी। पूरा थियरी डिजाइन किसके हिसाब से? एमसीक्यू के हिसाब से। क्लियर? समझ गए? ये पढ़ा रहा हूँ मैं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ। पहले जो पढ़ाया था वो टाइप ऑफ लिगेंड था। अब आप बोलेंगे सर आपने एक थियरी दिया था, टाइप्स ऑफ लिगेंड मैंने थियरी में दिया है।
टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं दिया है ना? एकदम समझ में आ रही है बात? टाइप ऑफ लिगेंड क्या है? थ्योरी है, वो लिखनी पड़ेगी थ्योरी कि लिगेंड जो है वो यूनिट एंडेड होते हैं, पोलर एंडेड होते हैं। यूनिट एंडेड में 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। वो एग्जाम्पल सब लिखने हैं, पूरा टेबल सब वापस से बनाना है थ्योरी में। बाइड एंडेड में 2 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल और नेगेटिव, वो लिखने नाम के साथ। ट्राइड एंडेड में ये, टेट्रा में ये, पेंटा में ये, एग्जाम्पल। हाँ, आपको टेट्रा पेंटा नहीं लिखना है, हाँ टेक्स्ट बुक में जो है वही लिखना है। क्लियर? समझ गए? एग्जाम्पल में ज़्यादा लिखना है तो लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक के बाहर जाकर। इंटर ऑर्बिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आउटर ऑर्बिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको बोलते हैं लो स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? लो स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीसी मतलब समझते हो ना? इसको बोलते हैं हाई स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये उसके दूसरे नाम है, और करके। क्या करके? और दूसरे नाम, लो स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हाई स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग टाइप होती है। लीनियर होता है, क्या होता है? लीनियर होता है। प्लैनर ट्राइगोनल होता है, क्या होता है? प्लैनर ट्राइगोनल। ट्रायंगल, प्लैनर ट्रायंगल क्या होता है? प्लैनर ट्रायंगल। एक होता है टेट्राहेड्रल, क्या होता है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। और एक होता है ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। दूसरा होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मैं फिर से बोल सकता हूँ सबके सब। मैं जो लिख रहा हूँ मुझे बड़ा ही दिख रहा है, ये लिखा है लीनियर। क्या लिखा है? इतने अच्छे अक्षर में दिख रहा है लीनियर। एल पे चालू होके आर पे खत्म हो जाएगा, लीनियर है इसका बराबर। लीनियर समझते हो? लीनियर। प्लैनर ट्रायंगल, प्लैनर ट्रायंगल, ट्रायंगल समझते हो? हाँ, ट्रायंगल ऐसा होता है। हाँ, और उसका प्लैनर। और वो ज़्यादा नहीं जानना, मुझे डीप में नहीं जानना है, एक बोलते हैं उसको प्लैनर ट्रायंगल। टेट्रागोनल समझते हो? टेट्रागोनल देखा हुआ है? नहीं देखा? कुछ नहीं, ऐसा होता है टेट्रागोनल। सब दिखा दूंगा मैं, एक बार याद रख देना। ऑक्टाहेड्रल देखा है लाइफ में, मैं दिखाता हूँ सब। फिर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बस इतना ही है। मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजी समझते हो? हाँ, ऐसा दिखता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा बायों में कुछ आया होगा बस भाई। अब हमें चार्ट पूरा बन गया। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला किसके ऊपर था? लिगेंड्स। लिगेंड में से क्या टाइप था? होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। चलो, होमोलैप्टिक क्या होता है? एक ही टाइप के सब लिगेंड हैं, एक ही टाइप के तो उसको होमोलैप्टिक कहेंगे। क्लियर? एग्जांपल से समझना है। डेफिनेशन कुछ नहीं है, ऑल लिगेंड हैविंग सेम टाइप। क्लियर? मान लो K4FeCN6 है। क्या है? K4FeCN6। यहाँ पे लिगेंड कितने हैं? लिगेंड कितने हैं? 6, और 6 के 6 सेम CN। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं खाली ऐसे। क्या होगा? Fe 1 2 3 4 5 6। अगर 6 है तो ऐसे ड्रॉ करें। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6। क्या है 6 के 6? CN। पहले देखना है फिर ड्रॉ करना है CN। अभी खाली मेरे को देखो, ये क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो
जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा वो ऐसे बनेगा, क्लियर। फिर ऐसे ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट में तो इतना ही है, तो ये ब्रैकेट तो इतना है, आपने तो इतना किया, तो सारा स्ट्रक्चर भी तो बढ़ा दिया है ना। स्ट्रेचेबल ब्रैकेट होता है, यानी कोई बैंक की चड्डी के जैसा। अब वो बोले स्ट्रेचेबल नहीं है, अंदर तो है, चल तो ये समझना। हमें क्या पैर इतनी लगता है, चल तो ये समझना कि ये जो है ब्रैकेट, अब ये 4 है, इसका मतलब इस ब्रैकेट में चार्ज क्या होगा, -4, और पास साइड में क्या होगा, इसके पास 4। ये डिज़ाइन किया मैंने, ये खाली ऐसे ही आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया मैंने, कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो खाली इतना ही समझाना है कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है कैलाशपति, नहीं कौन सा टाइप, तू मत बोल, ये कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से कॉम्प्लेक्स कौन सा है, लिगेंड्स के अंदर होमोलैप्टिक है, कौन सा है कि नहीं, कौन सा है होमोलैप्टिक। ये क्यों होमोलैप्टिक है, हाँ सब लिगेंड सेम है तो उसको क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक। कहाँ से इतने टाइम से नहीं, जो पूछा उसका सही से जवाब देना। इतने टाइम से आप कहाँ थे, शरीर तो आपका यहाँ था, आप कहाँ थे, नहीं थे, तो आंसर आना चाहिए था। अरे मुझे बॉडी का काम नहीं है, बॉडी घर पे रख के आया करो, दिमाग यहाँ लेके आओ। खतरी वारा पछी वारो, तारा पछी मारो, बधानो छे ध्यान रखो। हाँ चलो समझ में आ गया, होमोलैप्टिक है ये, क्योंकि सबके सब लिगेंड कोई स्ट्रक्चर मैंने नॉलेज के लिए ड्रॉ किया है, आप भी नॉलेज बढ़ाने के लिए ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप मारवाड़ी क्यों ना हो, और आपको ऐसा क्यों ना हो कि नहीं पेज बिगड़ेंगे, ये होगा वो, फिर भी करना तो पड़ेगा। अब देखते हैं एक और कॉम्प्लेक्स है ना, और इसका आंसर खतरी देगा, K4 Fe H2O4 H2O2, यहाँ पे है CH3। होमोलैप्टिक है हेटेरोलैप्टिक है, होमोलैप्टिक है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, और 6 के 6 H2O है। जानबूझ के मस्ती की मैंने, मैं ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे 6 ये ऐसे होमोलैप्टिक ही है। अगर 2 बार लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे लिख सकता है लिखने वाला। होमोलैप्टिक है क्योंकि सबके सब क्या है, H2। स्ट्रक्चर बना पाओगे, स्ट्रक्चर बना पाओगे, ओके चलो एक और लिख रहे हैं, K4 Fe NH3, K4 तो आएगा, NH3 4 H2O2 और Cl3। मैं कौन सा कंपाउंड है ये, हाइड्रोलैप्टिक है। कितने लिगेंड है, 4 टोटल लिगेंड 6 है। कितने हैं, 6। उसमें से 4 अमोनिया है, 2 पानी है, मतलब अलग अलग टाइप के लिगेंड हो गए। लिगेंड अलग अलग टाइप के हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलैप्टिक, है ना। चाहे एक भी अलग क्यों ना हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलैप्टिक। स्ट्रक्चर बना पाओगे, है ना। 6 है तो फट से वही बात आएगी भाई, अभी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ले लो H2, यहाँ पे ले लो H2, यहाँ पे क्या हो गया, अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, और ये भी अमोनिया। तो इजी स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्पेश ब्रैकेट में क्या आएगा, हाँ
ब्रैकेट में -3 आएगा। ओके, Cl कैसा होता है? Cl -1 होता है ना। कितने Cl है? ओके, 3Cl - 3 बन जा 3। Cl का कितना हुआ? टोटल मिला के Cl का कितना हुआ? एक Cl का -1 ना, तो 3 Cl का 3 माइनस प्लस ये -3 1। हाँ, तो इसके बाजू वाला कैसा होना चाहिए? ये +3 क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? दूसरे एक उभरते मारवाड़ी समझ में आया कि नहीं? उभरता हुआ मारवाड़ी कलाकार, और ये है फेमस। ये गिरता हुआ मारवाड़ी कहेगा इसको, वो उभरते मारवाड़ी। जब तक उनको वायर का चेहरा नहीं नजर आएगा तब तक वो मारवाड़ी जाएगी नहीं। वो वायर के बाद थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा ऐसे अंदर से पढ़ने का, ऐसे जीन्स जो थे कुछ मतलब सप्रेस हुए जीन्स थे, वैसे एकदम से डोमिनेट होके बाहर आने लगे होंगे। मेंटल का कुछ इफेक्ट वगैरह, कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं, सेग्रीगेशन लॉ ऑफ मेंटल। क्या बताया गया है सेग्रीगेशन लॉ ऑफ मेंटल में? तो कुछ ऐसा टी और टी चल तो रहा। बहुत सीरियस है। वो अलग है सर, वो तो है। चलो ये +3 है, क्या है समझ में आया? ओके, क्या है +3? एक टॉपिक में जुदी को ये उन्हीं की रुके आचार्य ने અને તમે કેમિસ્ટ્રી તમે કહેતા હો હું કોઈ બી મોકલું ગમે તે XYZ ને ભણાવવા, કોઈ બી આઈને એમ ક્વેશ્ચન કે આ તમને ખબર હશે, બોલો હજી તો મેં કશું ચલાવ્યું નહીં તો ગમે તે પૂછી નાખશે ને કે કોઈ બી તો એવું આવે જ નહીં મોઢામાંથી કે બાકી દરેક વાતમાં સ્વેગ ના હોય। 3Cl ये क्या होता है? +3। ये हेटेरोलेप्ट, ये क्या है? हाल भरू तो सागर सरનું બધું કરાયું બાય રહી। એમાં શું હતું, એ તો મોડા કરવાના હતા, તો પછી આપણે બધા એટલે મેં તો શું એ ટેમ્પો કરીને હું તો કરું એમ સમજ્યા કે નહીં? પછી હું ના કરું ચાલે, બધા ચાલુ કરી દે એમ। अंकल ने नंबर है क्या था हम एक्टर समझ में आएंगे। अब देखते हैं चिलेट, क्या देखते हैं? अगर कुछ लोग चिलेट बोलते हैं, कुछ किलेट बोलते हैं, स्पेलिंग तो वही है CHELAT। आपको कौन सा अच्छा लगेगा, चिलेट के किलेट? जो मारवाड़ी होंगे उनको चिलेट अच्छा लगेगा, बाकी किलेट सही है ना? बाकी सही क्या है? किलेट। किलेट હવે આવડતું है नहीं इंग्लिश तो इन चिलेट बोलवाने के लिए पड़े। चिलेट कौन बोलता है? जो फॉरेनर होते हैं वो लोग बोलते हैं चिलेट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलता नहीं आवड़તું, એમાં તો ધૂપ ઉડે મોઢામાં, चिलेट बोलते हैं। ध्यान रखना, चिलेट बोलते हैं कुछ लोग इसको। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को चिलेट कहते हैं। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं? चिलेट। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इच कैनोन H चिलेट। चिलेट का मतलब क्या है? साइक्लिक कॉम्प्लेक्स है ना। जो भी साइक्लिक कॉम्प्लेक्स है उन्हें ही चिलेट कहा जाता है। हर एक एरे को चिलेट नहीं कहते। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज चिलेट। चिलेट जो होते हैं वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मान लो कि अपना नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या है? और सामने हमारे पास चिलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CCC। तो पूछे ना आपको CCC पता है? यस, चिलेट कॉम्प्लेक्स। एक CCC कोर्स करवा दिया फ्री में।
एनसीसी एनसीसीए आता है कुछ? एनएसीओ आता होगा। आता है कि नहीं? ना समझे तो कुछ नहीं, समझदार को इशारा करो, बाकी तो रामायण करके वही पूछना है सीता कौन था। रामायण खत्म होने के बाद पूछते हैं सर वो सीता का हरण हुआ तो लास्ट में वो हरण में से वापस सीता में कन्वर्ट हुई कि नहीं? अरे मतलब ऐसा नहीं बोलते कि वो रावण आके सीता का हरण करके ले गया हो गया। फिर वो लास्ट में पूरा रामायण खत्म हो गया। फिर एक भक्त बापू से पूछने गया कि बापू वो आपने बताया कि रावण आके सीता का हरण करके ले गए, तो वापिस वो हरण में से मतलब सीता बनी कि नहीं? हरण के फॉर्म में ही राम उसको लेके चले गए। कोई नहीं, तो वैसे लोगों के साथ डिस्कस करके फायदा ही क्या है इसका? तो ध्यान रखें, तो पुलवामा में बहुत चला था ये, देखा पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम, ब्लैक कलर का ऐसा एकदम। उसके बाद तो जैसे सब देशभक्त हो गए थे जब एक वीक की थी ना। कोई नहीं, पब्लिक ने शुरू मजा आओ निकल आओ करवाने। एनसीसीए हाँ ले ऐसे दिखाओ रहा हूँ जैसे। तो ये है मतलब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो स्टेबिलिटी होती है वो 10 गुना ज़्यादा होती है इससे। कितनी ज़्यादा होती है? 10 मतलब ये जितना स्टेबल है उससे ये 10 गुना ज़्यादा स्टेबल है, समझते हो? 10 मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जिलेट बनने में स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इतना वर्ड्स मैंने बोला होता तो प्रियांशी का 1 मार्क्स ज़्यादा होता उसमें। खाली इतना बोल दिया होता मैं उसके कर गया उसमें। जिलेट बनने में स्टेबिलिटी 10 टाइम बढ़ जाती है तो 1 मार्क्स बढ़ता है उसमें। बस इतना ही था, खाली इतना सेंटेंस मुझे बोलना था, मैं नहीं बोल पाया था। मेरे को ऐसा लगा कि ये तो सब टॉपर है और मैं पहले दिन मिल रहा था तो मैं भी अंदर से डर था, ऐसा लगा। नहीं पूछना ले वैसा तो कुछ नहीं था। मैं बोलूँ माने ना माने नहीं लगा ऐसा कि नहीं, हमको तो ये सिखाया है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली स्टेबिलिटी, और आप ये क्या बोल रहे हैं? ये रूल 1 है स्टेबिलिटी के लिए। क्या है? किलेट है तो वो स्टेबल है, बाकी कुछ देखना ही नहीं होता है, कुछ नहीं देखना होता है। फिर किलेट इज स्टेबल, खत्म बात। वो कितने स्टेबल? 10 टाइम ज़्यादा स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए उन्होंने किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था। अब कैसे होते हैं किलेट, को ध्यान रखना है। कैसे पता चलेगा कि किलेट है? वो पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें प्रेजेंट है वो किलेट ही होते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो किलेट ही होते हैं। ये ध्यान रखना है, जिसके अंदर पॉलीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है वो सब किलेट। FeN3Cl EN समझते हो क्या होता है? EN इसने हम बोला ना, यही बताएगा क्या होता है EN। EN क्या होता है? इथिलीन डायमाइड है ना। EN क्या होता है? इथिलीन डायमाइड। स्ट्रक्चर क्या होता है उसका ड्रॉ करके दिखाओ। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ तो सब अपनी अपनी बुक्स में इथिलीन डायमाइड। नाम नहीं लिखना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते। नीचे रखा मेरे को सबका जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को मोर्सिंग का स्ट्रक्चर चाहिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है?
नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बातों में बता दिया, 3 होती है। इतने होनहार स्टूडेंट हमारे पास है, टॉपर है बायो के, है ना। 260 कितने थे मार्क्स बायो में? हैं कितने? 268। और उससे ज़्यादा किसके बायो में? 289 ऐसा कुछ कोई है? किसके थे? 270। ओके, कितना होता है वैलेंसी नाइट्रोजन का? 3 होता है ना। चलो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है मास है CH2 CH2 NH3। इस तरफ भी NH3 का है 1 2 3 4 NH2 NH2 ये होता है इथिलीन डायमाइन। ऐसा कितने? 3। तो 3 इथिलीन डायमाइन बनाने हैं हमें। वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एपी का? जिससे पूछो वही आंसर देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा एपी का? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा एपी का? 3 3 3 3। ओके, FeEN3Cl3 Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। कितना आएगा? 6। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना? 6। याद करो कितना आता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 आता है। कितना आता है? 6। कितना आता है? आता है 6 आता है। कितना आता है? 6। कैसे? बाइडेंटेड है। कैसा है? बाइडेंटेड। कैसा है? बाइडेंटेड। वो बाइडेंटेड है होगा तो कितना हो जाएगा? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? टाइप ऑफ लिगेंड प्लस नंबर ऑफ लिगेंड, उसका टोटल सम। उसी को क्या कहते हैं शास्त्रों में? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और वो हमें नहीं आता क्योंकि रोज का रोज पढ़ के हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं। चलो, करना पड़ेगा रिवाइज। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से इसका मतलब ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसा होगा? तो इसमें फिर से वही होगा Fe 1 2 3 4 5 6, है ना। इलेक्ट्रॉन देता है NH2। कौन देता है? NH2। तो NH2 यहाँ से भी देने आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी NH2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा CH2 CH2। तो ये बन गया एक ही है। क्या बन गया? CH2 CH2 NH2 NH2। ये एक ही है हुआ। समझ गए? और 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। चलिए, यहाँ पे क्या होगा? NH2 NH2, यहाँ पे CH2 CH2। हो गया? ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे भी ऐसा कर सकते थे। ऐसा नहीं करना है क्या कर सकते हो? EN लिख के डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? N इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ओके, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। क्या आएगा? इसको बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं? देखो साइकिल बन रहा है। वो CN में ऐसे नहीं बन रहा। Fe CN 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 CN। कोई साइकिल नहीं होता मेटल और लिगेंड के बीच। यहाँ पे लिगेंड और मेटल के बीच, इसीलिए साइक्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं? चिलेट। आगे बात समझ में? इजी है बिल्कुल। समझे कि नहीं? और कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना आएंगे सबको।
आएंगे। क्यों नहीं आ रहे कोऑर्डिनेशन नंबर? वो टेबल हमने तैयार नहीं किए। अब मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि वो टेबल हमें रेडी चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आके मैं पूरे टेबल पूछूंगा, सबके नाम पूछूंगा, सबके चार्ज पूछूंगा, कौन कितना डेंटेड है, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आपको वहाँ जाके बैठना, ये लोग यहाँ नहीं आएंगे, समझ गए? आके पूछता हूँ मैं